जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के, जिसका काउंसलिंग एससीईआरटी द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित हो रहा है। इसी पर मैं आज बात करूंगा, जिस पर विशेष तौर पर आज बात करूंगा कि जो इसमें आप जैसे कि पता है कि 2 चरण में काउंसलिंग होने वाली है, चरण 1 और चरण 2। और प्रत्येक चरण के लिए 2 बार मेरिट सूची जारी होगी। मतलब जैसे कि अभी काउंसलिंग का चरण 1 चल रहा है, चरण 1 में पहली मेरिट सूची जारी होगी, उसके बाद दूसरी मेरिट सूची जारी होगी। अर्थात प्रत्येक चरण के लिए 2 बार मेरिट सूची आने वाला है। अब इन्हीं 2 बार मेरिट सूची में क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं और इससे विद्यार्थी को कितना फायदा है और कितना नुकसान है, 2 मेरिट सूची जारी करने का कारण क्या है और किनको किनको क्या क्या करना है, यह समस्त जानकारी आपको इसमें मैं देने वाला हूं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे छात्रों को इसके बारे में पता रहता है, लेकिन अधिकांशतः छात्रों को जो यह सूची के बारे में पता नहीं रहता है और काउंसलिंग में वे गड़बड़ी कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक चीज़ पर आपको मैं डिटेल के माध्यम से बताने वाला हूँ। जैसा कि देखिए, सबसे पहले उन पर बात करूँगा मैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा रिस्क लेकर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। अब कैसे रिस्क लेकर के, जैसे कि मान लीजिए किसी का नंबर मीडियम रेंज पे है और उनको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और प्राइवेट तो मिल ही रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट है जिनका प्राइवेट एकदम 100% श्योर है, प्राइवेट कॉलेज। लेकिन कई लोगों के मन में यह है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने के संभावना 50-50 है। अर्थात वे रिस्क लेकर के चल रहे हैं कि सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी दूंगा, और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार से सोच लेकर के चल रहे हैं। कई लोगों का यह अभी तक सोचना है कि प्रथम चरण का प्रथम मेरिट सूची आएगा, उसके बाद हमको द्वितीय सूची के लिए फिर से मैं कॉलेज का प्रेफरेंस कर दूंगा। फिर से यदि प्रथम सूची में मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा तो द्वितीय सूची के लिए मैं फिर से कॉलेज का चयन करूंगा, कॉलेज का प्रेफरेंस बदल दूंगा। कई लोगों का मन में यह भी सवाल है कि कितने बार हमको कॉलेज चयन करने के लिए मिलेगा, क्या प्रत्येक चरण के लिए प्रत्येक बार जो मेरिट सूची आएगा उसमें अलग से कॉलेज को प्रेफरेंस करना पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं अथवा पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपका समय लूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। देखिए, ऑनलाइन पंजीयन कब से प्रारंभ कर दिया गया है? 5 सितंबर 2019 से लेकर के 11 सितंबर 2024 तक इसका महत्वपूर्ण तिथि है। अब मात्र आज को भी यदि गिना जाए तो 3 दिन का समय शेष बचा हुआ है ऑनलाइन फार्म भरने का। जैसे ही आप फार्म भर लेते हैं, आपके लिए प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा पत्र के लिए खोल दी जाएगी, मतलब वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि आपको कहां कहां कॉलेज मिल रहा है या कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। यदि आप किसी पर दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। इसके लिए 16 सितंबर 2024 से लेकर के 18 सितंबर 2024 तक का समय दिया गया है। अब प्रथम चयन की प्रथम मेरिट सूची जारी कब की जाएगी? 19 सितंबर 2024 को पहला मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, प्रथम चरण की सूची में अम्बाटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि कब है? 19 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक आप प्रवेश ले सकते हैं महाविद्यालय में जा करके। तो इन ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छे की बात है कि जो प्रथम सूची में जिनका नाम आ जाता है और वे प्रवेश लेना चाह रहे हैं। अब कई विद्यार्थी का यहाँ भी अब मन में सवाल आएगा कि किन्हीं को ऐसा कॉलेज मिल जाएगा जो उनको पसंद नहीं है, अर्थात वे दूसरा कॉलेज की चाह रख रहे हैं और वे अगले चरण में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक हैं। मतलब प्रथम चरण की जो प्रथम मेरिट सूची आएगी, यदि उसमें उसका नाम नहीं आता है, उस विद्यार्थी का नाम आया है लेकिन दूसरे कॉलेज में नाम आया है, वो जो चाह रहा था उस कॉलेज में नाम नहीं आया है, तो वो अब क्या सोचेगा कि मुझे थोड़ा रुकना है और आगे मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसी बारे में मैं बता रहा हूं कि वे द्वितीय सूची का इंतजार करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं थंबनेल पर डाला हूं, सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है वह है कॉलम नंबर 7। प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी कब होगी? 30 सितंबर 2024 को जारी होने वाला है। अब किन छात्रों को द्वितीय सूची से फायदा होगा और किनको नुकसान होगा, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। तो देखिए, जब आपको मान लीजिएगा, एक उदाहरण आपको बताता हूँ पिछले साल का केस स्टडी करके साथ। जैसे कि देखिए, पिछले साल का ये एससीईआरटी के द्वारा सीट आवंटन की प्रक्रिया है, अर्थात काउंसलिंग की। काउंसलिंग में एक कैंडिडेट था जिसको प्रथम सूची में एक फेस 1 में अलॉटमेंट हुआ था कॉलेज का। उसके पास अब देखिए 2 ऑप्शन रहते हैं, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। अब मान लीजिए इस स्टूडेंट को
पिछले वर्ष एक कॉलेज अलॉट हुआ, आपको मैं कॉलेज का नाम बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, श्री महंत लाल दास शिक्षा महाविद्यालय शिवरीनारायण, इसको अलॉट हुआ। जो इसका प्रेफरेंस नंबर कितना था, 3 था। अब मान लीजिए इस स्टूडेंट को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, इसका लग रहा है कि इसको मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, मैं दूसरे राउंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता हूँ, द्वितीय मेरिट सूची में गवर्नमेंट कॉलेज में क्या मेरा नाम आएगा या क्या द्वितीय सूची में मेरा नाम चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से इसके मन में सवाल था। अब यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों को किन गलतियों से बचना है, देखिए। जब आपके सामने में यदि आपको कोई अनवांटेड कॉलेज मिल जा रहा है जहाँ आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ आकर के रिजेक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से इसको रिजेक्ट करना होगा, इस कॉलेज को। तभी आप जो प्रथम चरण का द्वितीय मेरिट सूची है उसमें आपका नाम आएगा, अन्यथा आपका नाम नहीं आएगा। यदि आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं अथवा रिजेक्ट भी नहीं करते हैं तो आप अगले चरण में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। या आपको कहा जाए यदि आप यहाँ कॉलेज ले रहे हैं तब तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, यदि आप कॉलेज नहीं ले रहे हैं, आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका नाम द्वितीय मेरिट सूची में आएगा, प्रथम चरण की द्वितीय मेरिट सूची में। अन्यथा आप एक तो आप कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं और कॉलेज को रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तब आपका जो नाम है वह द्वितीय मेरिट सूची के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। तब आप इस स्थिति में विशेष ध्यान देंगे। देखिए, पिछले बार इस तरीके का सिस्टम था, अब इस बार ऐसा सिस्टम होगा कि नहीं होगा, इस पर 100% गारंटी मैं नहीं दे सकता। फिलहाल इस बार भी ऐसा ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर मैं विशेष तौर पर समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कॉलेज है, लगातार समझा रहा हूँ, कॉलेज ए है। अब यहाँ इसका प्रेफरेंस अनुसार ही फॉर्म डलाता है, जैसे प्रेफरेंस 1 हो गया, प्रेफरेंस 2 हो गया और प्रेफरेंस 3। मान लीजिए प्रेफरेंस 1 में ABC ने कॉलेज को सेलेक्ट किया है, प्रेफरेंस 2 में ABCDEF ने इसका सेलेक्ट किया है, उसी प्रकार से इसे प्रेफरेंस 3 में ABCDEFGHI मान लेते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट ने इनको प्रेफरेंस दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहीं से पूरा गणित फंसा हुआ है। अब प्रेफरेंस 1 में देखिए, सबसे पहले कॉलेज किसको वरीयता देगा, प्रेफरेंस 1 को। अब प्रेफरेंस 1 वाले को मान लीजिए वरीयता दिया, उसके बाद ये किसको देखेगा, प्रेफरेंस 2 को देखेगा, फिर किसको देखेगा, प्रेफरेंस 3 को देखेगा। अब मान लीजिए किसी को प्रेफरेंस 1 अलॉट नहीं होता है, किसी छात्र को प्रेफरेंस, जैसे ही F को प्रेफरेंस 2 वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब यह किसी कारणवश इसका बाद में मूड बन जाता है कि मुझे नहीं भैया ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे तो केवल जो यहाँ कॉलेज है दूसरा कॉलेज है उसको चाहिए। तब यह अगला जो प्रेफरेंस है इसमें यदि यह पार्टिसिपेट होना चाहता है, यदि यह चाहता है कि अगला जो चरण का मेरिट सूची आएगा उसमें मेरा नाम कंसिडर किया जाए, तो इसको अपने स्टेटस में आकर के इसे क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी वह आगे के चरण में भाग ले पाएगा। अब अधिकांशतः छात्र इस जानकारी से वंचित रहते हैं। ऐसे छात्र होते हैं जो एडमिशन नहीं लेना चाहते, मेरिट सूची में नाम आने के बावजूद भी वे ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, जिस कारण उनका नाम आगे कंसिडर नहीं किया जाता। और द्वितीय मेरिट सूची में जिनका नाम कम है या जिनका प्रेफरेंस ऑर्डर भी कम है, जिन्होंने उस कॉलेज को प्रेफरेंस 2, 3, 4 में वरीयता दी रखी है, उनको कॉलेज मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। अर्थात किनको नुकसान हो रहा है, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को इसमें नुकसान है। और जब किसी एक स्टूडेंट को नुकसान होगा तो उसके नीचे वाले स्टूडेंट को फायदा होगा। अर्थात हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होना ही होना है। तो फिलहाल यह मेरिट सूची आने की बात की स्थिति है, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी में जब इसका लिस्ट निकल जाएगा तब की स्थिति में आपको मैं डिटेल पूर्वक बताऊंगा। फिलहाल अभी काउंसलिंग चल रहा है और काउंसलिंग में किन किन बातों पर ध्यान देना है, आपको कौन से कॉलेज का सिलेक्शन करना है, कौन से कॉलेज को रिजेक्ट करना है, किन कॉलेज से दूर रहना है, इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं बना रखा हूँ। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को तत्काल देखिए। और विशेष बात यहाँ पर और आपको बता दूँ, देखिए केवल आपको यदि अभी फिलहाल चरण 1 चल रहा है, चरण 1 में आपको केवल एक ही बार कॉलेज प्रेफरेंस करने का ऑप्शन मिलेगा। जो द्वितीय मेरिट सूची होगी वह ऑटोमेटिक जनरेट होगी, उसके लिए और आपको अलग से कॉलेज प्रेफरेंस करने के लिए अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि आप प्रथम चरण के आवंटन कॉलेज से असंतुष्ट हैं तब आपको उस कॉलेज को रिजेक्ट करना होगा, तभी आप उस चरण के द्वितीय मेरिट सूची के लिए कंसिडर होंगे, अन्यथा आप उसके लिए भी कंसिडर नहीं होंगे। और काउंसलिंग पर विशेष बात और आपको बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले SCERT की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आपको सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन भी दिखाई देगा। जैसे कि सबसे पहले SCERT
जब यहाँ पर जाएंगे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पर जाएंगे तब आपको सीट मैट्रिक्स सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन से कॉलेज में कौन से वर्ग के लिए कितना सीट आरक्षित है, क्या है कैसे है, सब जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको मैं जल्दी से बता दूँ ताकि आप काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी ना करें। यदि अभी तक आपने काउंसलिंग नहीं भरा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ कॉलेज प्रेफरेंस क्यों मायने रखता है और कॉलेज का सही सिलेक्शन क्यों अनिवार्य है, कॉलेज किसको पहले प्राथमिकता देता है, कैसे बच्चों को क्यों कम नंबर वाले को कॉलेज मिल जाता है ज़्यादा नंबर वालों की अपेक्षा में, इन सभी विषय पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए। चैनल पर नए हैं अथवा पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, हालांकि मेरा नेट हल्का स्लो है और थोड़ा इंतज़ार करते हैं। देखिए, कुछ आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर पे हल्का नीचे आना है। यहाँ पर आपको बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन दिखेगा। आप जिस भी बीएड से हैं या डीएड से हैं इसका सिलेक्शन कर लेंगे। मेरी स्थिति में डीएलएड के लिए क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर सब जब आएंगे तो यहाँ पर कौन से कॉलेज में कितना फीस है, डीएड में प्रवेश के नियम क्या है, इसको चाहें तो लेफ्ट साइड में दिए गए बॉक्स से जा करके आप देख सकते हैं। यदि आप डीएलएड में ऑनलाइन काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर से डीएलएड के ऑप्शन में फिर से एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तीसरे नंबर के ऑप्शन में, आप जो भी अगर बीएड वाले हैं तो बीएड में कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सीट मैट्रिक्स का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप सीट मैट्रिक्स के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो 2024 में कितने कॉलेज सम्मिलित हो रहे हैं और कौन से वर्ग के लिए कितना कितना सीट आरक्षित, जैसे आपको मैं बता दूं, एक्स सर्विस कोटा के लिए कितना सीट है उस कॉलेज में, ओबीसी के लिए कितना है, ओबीसी फीमेल के लिए कितना है, ओबीसी डीए के लिए कितना सीट है, ओबीसी फ्रीडम फाइटर के लिए कितना सीट है, ओबीसी एक्स सर्विस के लिए, एससी फीमेल, इन सभी का सीट का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको देखना और इसका अध्ययन करना अति अनिवार्य है सीट मैट्रिक्स के बारे में। और यदि आप इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और अलॉटमेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, यह जब दावापत्ती का समय आएगा अर्थात 18 तारीख को यह अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करके जानकारी देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा नई अपडेट लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, राम राम। बहुत जल्द मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई जानकारी के लेकर के। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।